आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फार्माकोलॉजी, जिसका नाम ऊपर आपको दिख रहा है, रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि ऐसा रास्ता जिससे गुजर कर ड्रग को अपनी टारगेट साइट तक पहुंचना, वहां पर जाकर अपने फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को शो कराना होता है, और वहां पर जाकर जो डिज़ायरेबल या अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो वहाँ पे जाकर शो करती है। तो ये हैं डिफरेंट रूट्स जिनके थ्रू एक ड्रग को पेशेंट को एक ड्रग देने के जो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जो मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ड्रग किसी पेशेंट को किस रूट से देनी है, किस ड्रग को किस रूट के ज़रिए हमने पेशेंट के अंदर इनटेक करना है। So, उसके लिए हमें डिटरमिन करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। 6 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उससे पहले हमें इन 6 पैरामीटर्स को पहले फुली तौर पर समझना होगा। जब हमें ये 6 पैरामीटर समझ आ जाएंगे, फिर हमें इस बात का आइडिया हो जाएगा कि किस पेशेंट को किस रूट के ज़रिए से हमने मेडिसिन देनी है। तो सबसे पहले हमने ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है कि जो ड्रग हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। आया कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है। लामाला जो ड्रग सॉलिड फॉर्म में होगी तो उसको हमें अल्टीमेटली स्टमक के ज़रिए इंटेस्टाइन में से गुजारना पड़ेगा, ताकि वो मेटाबोलाइज्ड होने के बाद हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच सके। तो जो सॉलिड फॉर्म में ड्रग होगी जो उसको ओरल रूट के ज़रिए दिया जाएगा, जो गैसियस फॉर्म में होगी उसको हमें नेजल स्प्रे के ज़रिए, डिफरेंट रूट्स होते हैं उसके ज़रिए देना पड़ेगा। इस तरह की जो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं उनको टॉपिकल सॉल्यूशंस के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, उस रूट के ज़रिए उनको देना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो होती है साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन। इसका मतलब जो है, जो आप जिस ड्रग को यूज़ करना चाहते हैं उस ड्रग का किस पार्टिकल एरिया पर आप इफ़ेक्ट शो कराना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ इस जगह के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर इफेक्ट हुआ है, मैं कोई लोशन लूँगा टॉपिकल सरफेस, सिर्फ एट दिस लोकल से दिस प्रॉपर सरफेस के ऊपर इसको अप्लाई करूँगा। अगर मैंने पूरी बॉडी के अंदर उस ड्रग के इफेक्ट को शो कराना होगा तो मैं उसको ओरल रूट के ज़रिए लूँगा। ओरल रूट के ज़रिए यानी कि वो मेरी पूरी बॉडी स्टमक इंटेस्टाइन्स होने के बाद पोर्टल वे से गुजर कर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का सिस्टम का हिस्सा बनेगी, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगी। तो साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन भी यहाँ पे मैटर करती है कि आप जो ड्रग ले रहे हैं उस ड्रग को किस पार्टिकुलर सरफेस के ऊपर इफेक्ट उसका शो कराना चाहते हैं। तीसरी चीज जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, इसको दूसरा नाम हम ये बोला जाता है कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसका मतलब ये होता है कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, जब भी हम ड्रग इनटेक करते हैं, मिसाल के तौर पर हम 100 mg की कोई भी टैबलेट इनटेक करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो सबसे पहले जाएगी हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक से वो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो अब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी, वहाँ से पोर्टल वेन के ज़रिए पोर्टल सिस्टम के अंदर वो से होती हुई वो जाएगी लिवर के अंदर, लिवर से वो फिर मेटाबोलाइज होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाएगी, यानी कि हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाएगी प्रॉपरली तौर पर। तो यहाँ से जो ड्रग जाएगी, मिसाल के तौर पर 100 mg की हमने टैबलेट यूज़ की है, तो स्टमक के अंदर जाकर वो डिसइंटीग्रेट होगी, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ दिया जाएगा, फिर वो डिफ्यूज़ हो जाएगी स्टमक के मटेरियल्स के साथ, वो फूड पार्टिकल्स के साथ, फिर उसके बाद स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन के जरिए ब्लड स्ट्रीम, फिर वहाँ से लिवर के अंदर जाकर मेटाबोलाइज हो जाएगी। वहाँ पर जाते जाते इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए 100 mg की जो टैबलेट्स होगी वो जब सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनेगी तब वो 100% नहीं रहेगी, उसकी लॉट ऑफ क्वांटिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 100 mg की टैबलेट हमने यूज़ की थी, जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बनेगी तो वो तकरीबन 70 mg की बाकी रह चुकी होगी, जो 30% उसकी जो है ना क्वांटिटी वो यहाँ तक जाते जाते डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो बायो अवेलेबिलिटी ये होती है कि द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड, जो भी ड्रग हम किसी भी पेशेंट को देते हैं जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बचती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन पर जाकर उसकी जितनी क्वांटिटी बाकी रह चुकी होती है उसको बोला जाता है बायो अवेलेबिलिटी।
यानी कि 100 mg की हमने टैबलेट यूज की है, 100 mg की टैबलेट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर कितनी 70 mg रह गई है, तो हमारी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है 70 mg बायो अवेलेबिलिटी। अब ड्रग यहाँ पे कितनी रह चुकी होती है 70 mg, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 4 में हम यह देखते हैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। ये दो तरह का होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और बाई पास मेटाबॉलिज्म होता है। जिस ड्रग को हमने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के जरिए देना होता है उसको इस तरीके से देते हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स होते हैं जिनको बाई पास मैकेनिज्म के थ्रू देना होता है। अब ये क्या चीज़ है, फर्स्ट पास एक ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है जिसके अंदर कोई भी ड्रग है ना उसको स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पोर्टल वेन, लिवर, इस सारे सिस्टम से गुजर के जाना पड़ता है, फिर जाकर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बनती है। जबकि जो बाईपास है ना, बाईपास आप समझते हैं कि किसी भी शॉर्ट सर्फेस जो होती है उसको बोला जाता है बाईपास। मिसाल के तौर पर हमने ड्रग सॉलिड फॉर्म में दी टैबलेट किसी भी पेशेंट को दी, वो स्टमक से होती, ओरल कैविटी स्टमक से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड स्ट्रीम से अब्जॉर्ब होकर लीवर के अंदर गई, फिर जाकर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनी। लेकिन अगर हम इसी पेशेंट को आईवी इंजेक्शन के जरिए मेडिसिन देते हैं तो आईवी इंजेक्शन डायरेक्टली उसकी भी सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनेगा। किसी भी वेन के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे, वेन के जरिए जैसे ही वो इंजेक्शन जाएगा तो ब्लड का हिस्सा बन जाएगा, ऑटोमेटिक डायरेक्टली वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बोला जाता है बाईपास मेटाबॉलिज्म। और जो इस तरह का मेटाबॉलिज्म होता है जिसके अंदर कोई भी ड्रग हो वो इस सारे प्रोसेस से गुजरती है, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड स्ट्रीम, लिवर, फिर जाकर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बने, उसको बोला जाता है फास्ट पास मैकेनिज्म। इसको बोला जाता है फास्ट पास मैकेनिज्म। और जो ऐसी ड्रग जो कि आईवी इंजेक्शन के जरिए या आईएम इंजेक्शन के जरिए दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है और वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाए, वो लिवर, पोर्टल वेन सिस्टम से वो उसके ना गुजरे, उसको बोला जाता है डायरेक्टली जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, बाईपास मैकेनिज्म बोला जाता है। नंबर 5 पे हमारे पास है कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की कंडीशन भी है, वो भी प्रॉपरली मैटर करती है डेफिनेटली। कैसे कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको वोमिटिंग है, इतनी ज्यादा उसको कह आ रही है कि कोई भी मेडिसिन उसको ओरल रूट के जरिए नहीं दी जा सकती। ओरल रूट के जरिए कोई भी मेडिसिन अगर उसे दी जाए तो वो स्टमक तक पहुंचने से पहले ही वोमिटिंग के जरिए वापस आप ज़ायब हो जाएगी, या अनकॉन्शियस की कंडीशन में, यानी कि कोई ऐसा पेशेंट है जो कि बेहोश पड़ा हुआ है, जिसको होश ही नहीं है, तो आप उसको टैबलेट की फॉर्म में कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते। उसको आप या तो आईवी रूट के थ्रू कोई भी टैबलेट ड्रग्स देंगे या आईएम रूट के थ्रू आप उसको ड्रग इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ओरल रूट के जरिए नहीं दे सकते। ये तरीका हो गया। कंडीशन ऑफ द पेशेंट मैटर करती है कि उस कंडीशन पेशेंट की कंडीशन कौन सी है, तो उसको किस रूट के जरिए ड्रग हम एडमिनिस्टर करेंगे। नंबर 6 एंड लास्ट जो है वो रैपिडिटी ऑफ द रेस्पॉन्स, कि हमें कितना जल्दी रेस्पॉन्स उस ड्रग का चाहिए। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका हमें फौरी तौर पर रेस्पॉन्स चाहिए होता है, और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका हमें फौरी तौर पर रेस्पॉन्स नहीं चाहिए होता, हमें उसका यानी कि थोड़ी देर तक रिस्पांस मिल जाए या कुछ देर तक मिल जाए, हमें उसकी जल्दी नहीं होती। मिसाल के तौर पर किसी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको इतनी ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो पेन किलर यूज़ करता है। पेन किलर का जो रेस्पॉन्स होता है वो वेरी रैपिड होता है। वेरी रैपिड रेस्पॉन्स के लिए जो चीज़ मानी गई है वो आईवी इंजेक्शन। आईवी रूट का जो रेस्पॉन्स होता है वो वेरी इफेक्टिव एंड वेरी रैपिड, साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है एज कंपेयर टू अदर रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी जितने भी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें से सबसे वेरी रैपिड जो रूट है वो है आईवी रूट इंट्रावेनस। तो ये डिफरेंट कंडीशंस थी जिनके ज़रिए हम डिटरमिन करते हैं कि किसी भी पेशेंट को किस रूट के ज़रिए से हम ड्रग उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेजर रूट्स हम आपको बताने जा रहे हैं इस फार्माकोलॉजी के अंदर वो हैं दो, इंटरनल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहले बात करेंगे। एक ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर हम किसी भी पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू इट्स ओरल कैविटी, थ्रू इट्स माउथ, और उसको इस रूट से जो भी मेडिसिन हम उसको देंगे वो
ड्रग उसके स्टमक से होती हुई उसके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो पोर्टल वेन के जरिए उसके है लिवर तक पहुंचेगी, वहाँ पे मेटाबोलाइज होने के बाद फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बनेगी। ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है और इसके ज़रिए जो भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को दी जाती है उसका फौरी तौर पर रिस्पांस नहीं होता, तकरीबन उसको आधा घंटा 1-1 घंटा तकरीबन लग जाता है अपना रिस्पांस शो कराने तक। तो उसके लिए ओरल रूट के ज़रिए जो भी मेडिसिन दी जाएगी, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू माउथ दी जाती है। नंबर सेकंड पे मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट है, ज़्यादातर हम इसी रूट के ज़रिए से अक्सर पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग। नंबर थर्ड पे मच ऑफ द ड्रग इज वेस्टेड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ये ऐसा मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया है कि ओरल रूट के ज़रिए से जो भी ड्रग अगर किसी पेशेंट को आप देंगे 100 mg की, तो वो वहाँ तक बायो अवेलेबिलिटी उसकी बहुत कम वक्त तक रह जाती है। इस रूट के ज़रिए से बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। एक्टिव ड्रग यहाँ पर बाज़ औक़ात इनएक्टिव हो जाती है, तो ये लिवर का काम होता है, वो टॉक्सिक ड्रग्स को लेस टॉक्सिक बना देता है, एक्टिव ड्रग्स को इनएक्टिव कर देता है, या इनएक्टिव ड्रग को बाज़ औक़ात एक्टिव भी करना पड़ जाता है। तो ये कंडीशन पे ऊपर मैटर करता है कि किस पेशेंट को किस ड्रग की रूट के ज़रिए से आप उसको ड्रग दे सकते हैं। तो दूसरा जो मेथड है वो है सबलिंगुअल मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग, किसी भी पेशेंट को आप उसकी ज़बान के नीचे ये टैबलेट्स वगैरह जो चीज़ भी आप देना चाहते हैं सबलिंगुअल रूट के ज़रिए से उसकी ज़बान के नीचे रखते हैं, फिर वो चबाता है। सलाइवा कैपिलरीज जो होती हैं ना, सलाइवरी कैपिलरीज, वहाँ से वो सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा के ज़रिए से वो फिर मिक्सअप होता जाता है, तो उसका सस्पेंशन बन जाता है। फिर वो सस्पेंशन सलेवरी कैपिलरीज के ज़रिए से कैपिलरी के नेटवर्क, फिर कैपिलरी से वेन्यूल्स हुए पूरे सिस्टम के अंदर जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर डायरेक्टली। ये टैबलेट्स या जो भी चीज़ आप सबलिंगुअल रूट के ज़रिए से देना चाहते हैं वो डायरेक्टली आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाती है, और इस तरह से ये फर्स्ट पास मैकेनिज्म को बाईपास कर देता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू दिस रूट bypasses the GIT, यानी कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टोटल बाय हेपेटिक पोर्टल में उस सारे सिस्टम को ये बाईपास कर देता है। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। हार्ट अटैक की सूरत में जो पेशेंट होता है वो कॉन्शियसनेस की कंडीशन में नहीं होता, तो उसकी ज़बान के नीचे ये नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट्स रखी जाती है, फिर वो वेरी इफेक्टिव रिस्पांस शो कराने के लिए डायरेक्टली तौर पर विद इन नो टाइम सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाती है। नंबर थर्ड जो इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की सब कैटेगरी है वो है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू द रेक्टम, इससे रेक्टम के जरिए किसी पेशेंट को अगर आप ड्रग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसको बोला जाता है रेक्टल रूट। ये कब हो दिया जाता है, वेरी डेंजरस फैक्टर रूट है, इससे अक्सर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। एंटी एमेटिक ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू दिस रूट। एक ऐसा पेशेंट है जिसको क्या इतना ज़्यादा आ रही है, वोमिटिंग इतना ज़्यादा आ रही है कि उसकी वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए ओरल रूट इज़ वेरी काम नहीं कर रहा। ओरल रूट के ज़रिए से उसको बेहतर नहीं किया जा सकता, उसकी कंडीशन को रिकवर नहीं किया जा सकता, तो उसकी वोमिटिंग को रोकने के लिए हम एंटी एमेटिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं और उसको थ्रू रेक्टल रूट के ज़रिए से देते हैं। वो रेक्टल रूट के ज़रिए से ड्रग उसकी बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बनती है, फिर जाकर वो उसकी वोमिटिंग को स्टॉप करती है। फिर दिस रूट इज अडॉप्टेड व्हेन पेशेंट हैज एक्सेसिव वोमिटिंग, ये बात मैंने आपको पहले से बता दी है। अब हम देखेंगे कि इन पाथवेज यानी कि ओरल रूट के ज़रिए जो भी मेडिसिन हम देते हैं वो किस किस रास्ते से गुजर कर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बनती है, और इसी तरह सबलिंगुअल रूट का पाथवे भी देखेंगे और रेक्टल का भी। ओरल रूट के ज़रिए से जो भी मेडिसिन हम देते हैं वो माउथ के ज़रिए जाती है, फिर वो स्टमक में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होती है, अब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है, ब्लड स्ट्रीम से पोर्टल पाथवे के ज़रिए लिवर में पहुंचती है, वहाँ पे मेटाबोलाइज होने के बाद डायरेक्टली तौर पर सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाती है। सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो टैबलेट्स या जो भी चीज़ हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो टंग के अंदर, टंग के नीचे रखी जाती है, टंग से फिर वो डिफ्यूज़ होती है कैपिलरी नेटवर्क के अंदर, कैपिलरी नेटवर्क से वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाती है। ये है वो उसका शॉर्टली रास्ता जिसके अंदर वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन रही है। नंबर थर्ड पे रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो रास्ता है
ड्रग किन किन मराहल से गुजरती है? रेक्टम से वो डायरेक्टली रेक्टम ब्लड वेसल्स के अंदर शामिल हो जाती है, रेक्टम ब्लड वेसल्स से फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह से ये भी रेक्टल रूट के जरिए से दी जाने वाली ड्रग ये फर्स्ट पास मैकेनिज्म को बाईपास कर जाती है, यानी कि फर्स्ट पास मैकेनिज्म से नहीं गुजरती, ये बाईपास मैकेनिज्म के जरिए से गुजरती है। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं? ओरल रूट के क्या एडवांटेजेस हैं, सबलिंगुअल रूट के क्या एडवांटेजेस हैं और रेक्टल रूट के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले देखते हैं ओरल रूट को। दिस रूट इज स्लो, मच ऑफ द ड्रग इज वेस्टेड ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड अब्जॉर्प्शन। ये एडवांटेजेस नहीं है बल्कि एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस हैं। इनके डिसएडवांटेजेस भी इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ओरल रूट के ये डिसएडवांटेजेस हैं कि वेरी स्लो प्रोसेस है, मच ऑफ द ड्रग इज वेस्टेड, 100 mg की टैबलेट बायोअवेलेबिलिटी उसकी 70% रह जाती है। सबलिंगुअल रूट के जरिए से दी जाने वाली ड्रग, दिस रूट बाईपासेस पोर्टल पाथवे। नंबर सेकंड, कंपैरेटिवली फास्टर होता है, इसके जरिए से इफेक्ट जो होता है रिस्पांस वो वेरी फास्ट हासिल किया जा सकता है। और लास्ट में जो है रेक्टल रूट, दिस रूट बाईपासेस पोर्टल पाथवे। वही बात की ये बाईपास मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, फर्स्ट पास मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते। If the patient has vomiting and no drug is reaching the intestine or the absorption site, so this method is adopted. नोट ये वहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू ऑल थ्री रूट्स कैन बी रिकॉइल्ड इन केस ऑफ एडवर्स रिएक्शन ऑफ द ड्रग। यानी कि अगर किसी पेशेंट को आपने कोई भी ड्रग दी है ओरल रूट के ज़रिए से या सबलिंगुअल रूट के ज़रिए से या रेक्टल रूट के ज़रिए से, तो उस ड्रग यानी कि ओरल रूट के ज़रिए से आपने किसी पेशेंट को ड्रग दी है, उस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो गया है, साइड इफ़ेक्ट होने की सूरत में आप उस ड्रग को रिकॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी पेशेंट को ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप लगने की सूरत में कुछ देर तक वो ड्रिप चलती है, उसके बाद उस पेशेंट की ना सरफेस के ऊपर इचिंग स्टार्ट हो जाती है, एलर्जी स्टार्ट, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इस चीज़ की अलामत है कि उस पेशेंट को जो ड्रिप थी वो रिएक्शन कर रही है। आप क्या करेंगे, उसको एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन लगा देंगे जो कि हाईली लोकल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, जिसका काम यह है वो जाके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और वो जो ड्रिप की जो मेडिसिन थी, जो ड्रग उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी, वो वहाँ पे जाकर स्टॉप कर देगा, बॉडी के अंदर उसको आगे बढ़ने नहीं देगा और वहीं से उसको जो इफेक्ट्स थे उसको स्टॉप कर देगा और उसको जो ड्रग अंदर पहुँच चुकी हो तो उसको वापस लाया जा सकता है। ये था, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है इंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा जहाँ पे है पेरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम बाद में देखेंगे।